हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो CUET PG के एग्ज़ाम हो रहे हैं एंड केमिस्ट्री के लिए जो ये एग्ज़ाम होगा वो 10 तारीख को होने जा रहा है। 10 सितंबर को ये होने जा रहा है। एडमिट कार्ड ये वीडियो मैं आज 6 तारीख को बना रहा हूँ। एडमिट कार्ड आज शाम तक पॉसिबली आ जाएंगे। इस वीडियो से बनाने से पहले जस्ट 15 मिनट पहले मैंने चेक किया था, अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं, लेकिन आज मोस्ट प्रोबेबली एडमिट कार्ड आपके जारी हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि लास्ट टाइम पे क्या क्या आपको टिप्स दी जा सकती है जिससे कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाए, आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादातर ये जो वीडियो रहेगी वो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा बातें मैं बता पाऊँगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं, MSc केमिस्ट्री, जो कि कोड होता है PGQP25, PGQP25। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे क्या क्या बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, या जो अभी और एग्जाम्स हुए हैं उनका क्या एनालिसिस है, कैसे आए हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं, जिन भी वैसे तो मोस्टली बच्चों को इसका पता होगा कि 10 सितंबर को शिफ्ट नंबर 2, 10 सितंबर को शिफ्ट नंबर 2 में आपका पेपर होगा PGQP25 का। तो MSc केमिस्ट्री के लिए जो एंट्रेंस होगा वो 10 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में होगा। और आप सभी को इस बात का भी पता होना चाहिए कि आपको पेपर सोल्व करने के लिए 120 मिनट मिलेंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा पेपर सोल्व करने के लिए। ठीक है, इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा मार्किंग स्कीम को समझ लेते हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो 400 का कुल मिला के ये आपका पेपर रहेगा। 400 नंबर का ये पेपर होगा। अगर आप करेक्ट करेंगे तो 4 नंबर मिल जाएंगे। इनकरेक्ट के लिए यहाँ पे 1 नंबर कटेगा, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, इस बात का भी ध्यान रखना है किया। तो अब थोड़ा सा देखते हैं, जो भी मैंने देखा अभी जो ये जो पेपर हुए हैं, इससे पहले ये लगभग 2 सितंबर से पेपर चल रहे हैं। CUET PG के 2 सितंबर से पेपर चल रहे हैं। तो उन बच्चों ने ज़्यादातर पार्ट ए के बारे में तो आइडिया लग ही जाएगा। तो जितने भी लगभग एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं, वहाँ पे मेरे को यही सुनने को मिला कि ये जो पेपर आ रहे हैं ये इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं, है ना। एक तो स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि पेपर ज़्यादा टफ नहीं है, पेपर इजी टू मॉडरेट है। और कुछ स्टूडेंट्स ये भी बात बोल रहे हैं कि जिस बच्चे ने तैयारी की है उसके लिए आसान है। बिल्कुल, जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी की है पेपर की, उसके लिए तो बहुत इजी पेपर आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है, अनएक्सपेक्टेड पेपर नहीं आ रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता कहाँ पे होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अनएक्सपेक्टेड चीजें आ जाए, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये तो पूछेगा ही नहीं और वही पूछ ले, तो दिक्कत होती है। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट यही बोल रहे हैं कि कोई बाहर से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल नहीं रहे हैं। ज्यादातर क्वेश्चन सिलेबस से ही पूछे गए हैं। और जो पैटर्न होता है CUET का, जो पहले CUCET का होता था, लगभग वैसा ही पैटर्न है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने तैयारी की हुई है, मेरे कोर्स में भी बहुत सारे बच्चे थे CUET की प्रिपरेशन काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। और अगर आपने, मैं पूरा कॉन्फिडेंस हूँ इस बात को लेके, पूरे कॉन्फिडेंस में हूँ कि अगर आपने मेरा कोर्स बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उससे बाहर बहुत कम चीज़ें जाएंगी। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन तो सभी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है कि कुछ नए हो, या हो सकता है कि थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दे, लेकिन मोस्टली चीजें आपका कवर हो जाएंगी अगर आपने बड़े ध्यान से उस पूरे कोर्स को कवर किया होगा तो। ठीक है, तो अभी इसमें 2 पार्ट है आपके पेपर में, जैसे कि आपको पता है कि 2 पार्ट है। एक है पार्ट ए जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, और एक है पार्ट बी जिसमें केमिस्ट्री के 75 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैनेजमेंट वगैरह तो मैं बताऊंगा, पहले ये फीडबैक बता रहा हूं मैं आपको कि बच्चे क्या बोल रहे हैं। तो जैसे मैंने सुनने में आया कि जो पार्ट ए है उसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, रीजनिंग इजी पूछी जा रही है। बिल्कुल ऐसा बच्चों का ऐसा कहना था, अगर आपने ज्यादा पढ़ी नहीं है ना रीजनिंग, आप ज्यादा कुछ नहीं जानते, थोड़ा बहुत भी अगर जानते हैं, तो रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। जैसे 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर से भी आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर से भी आ रहा है भाई। जैसे खेल से रिलेटेड आ रहा है, किस खेल में कहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ रहा है। तो लगभग सुनने में यही आ रहा है कि 15 क्वेश्चन ऐसे हैं, 15 में से 25 में से 15 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप थोड़ा बहुत डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत रीजनिंग का आपको आइडिया है, कभी आपने किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की है जहां पे ये सब्जेक्ट आते हैं, तो पार्ट ए।
इजी आ रहा है, ज्यादा टफ नहीं आ रहा है। और देखिए पार्ट ए का ज्यादा इशू बनाना ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली पार्ट ए का ज्यादा इशू नहीं बनेगा। पार्ट ए में सभी स्टूडेंट्स के नंबर आएंगे 10 से 20 क्वेश्चन के बीच में ही ठीक होने हैं। 10 तो मिनिमम लगभग हर बच्चा ठीक करके आएगा, एंड 20 जिसने अच्छी प्रिपरेशन की होगी, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अलग से प्रिपरेशन की होगी, वो मे बी 20 क्वेश्चन ठीक करे। और भाई ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं पार्ट ए के, जैसे जर्नल अवेयरनेस है, किसी बुक के उत्तर का नाम पूछ लिया तो कितनी बुक आपको याद होंगी। तो पार्ट ए ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्ट आपका सिलेक्शन करवाएगा वो है आपका पार्ट बी। पार्ट बी अगर आप अच्छा करके आते हैं, और पार्ट बी टोटली डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर, आपने क्या क्या चीजें कैसे कैसे कवर की हैं। ये मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेगा। हाँ, पार्ट ए आपको कोई ना कोई अच्छी यूनिवर्सिटी दिलाने में बिल्कुल हेल्प करेगा। देखिए 2-4 नंबर अगर पार्ट ए में ज्यादा आ जाते हैं तो फिर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज मिल सकती हैं, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन आप सोचो कि पार्ट ए बहुत अच्छा हो जाए और पार्ट बी में ठीक ठीक कराए, तो पॉसिबिलिटी नहीं है इस बात की। अब पार्ट बी की भी बात करें, मैंने वही बताया जो बच्चों से मैंने सुना कि क्वेश्चन जो है वो सिलेबस से ही आ रहे हैं, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, एंड जो एक पैटर्न होता है उसी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो लगभग आपको देखना, लगभग आपको आईओसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी लगभग 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री के भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनमें से एक केमिस्ट्री, देखिए जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, दोबारा से मैं बता देता हूं आपको, आईओसी, उसके बाद पीसी फिजिकल केमिस्ट्री, एंड उसके बाद ओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनमें से एक केमिस्ट्री में 10+ क्वेश्चन, मान लो कि फिजिकल केमिस्ट्री, मुझे लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको 10+ क्वेश्चन मिलेंगे 11th-12th लेवल के बच्चों वाले क्वेश्चन। ऐसा अक्सर सीयू सीईटी में तो ऐसा ही पूछा जाता था, पूछेंगे बताओ बीसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन क्या है ना। तो 10+25 में 10+ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल 11th-12th लेवल के होंगे, और वो मोस्ट प्रोबेबली फिजिकल केमिस्ट्री से पूछेगा, मुझे जहां तक लगता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और वही आपके मान लो आपसे आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन पूछ लेगा, आपसे वर्नर थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लेगा, सीएफटी का क्वेश्चन पूछ लेगा, जॉन टॉलर डिस्टोर्शन पूछ लेगा, है ना। ये इस पैटर्न के जो सिलेबस वही, उससे बाहर कुछ नहीं। ऑर्गेनोमेटालिक में 18 इलेक्ट्रॉन रूल से क्वेश्चन आ सकता है, मेटल कार्बोनिल से क्वेश्चन आ सकता है। तो यही जो चीजें होती है नॉर्मल। उसके बाद है मेन ग्रुप एलिमेंट्स से इजी क्वेश्चन आएंगे। अगर ऐसे नहीं कि बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आएंगे मेन ग्रुप से, मैं बोल सकता हूं कोऑर्डिनेशन से, ओएमसी से थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ सकता है, यहां से थोड़े से बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट मेन ग्रुप एलिमेंट से क्वेश्चन पूछेंगे टू द पॉइंट, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे, मतलब ग्रेजुएशन लेवल का भी नहीं पूछेंगे। मेन ग्रुप एलिमेंट्स में ग्रेजुएशन लेवल का भी नहीं पूछा जाएगा ज्यादा। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, एमओटी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बॉन्ड ऑर्डर का, और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चीजें पढ़ा रखी है, ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको उन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे जो आपको कोर्स में भी बताए हैं, या भी जो मैंने एनालिसिस भी किया था वही सब है। और साथ के साथ मैंने आपको ऑलरेडी पीवाईक्यू करवाए हुए हैं भाई, जिन भी बच्चों ने मेरा कोर्स ज्वाइन किया वो पीवाईक्यू जरूर देख लेंगे, वहां से आइडिया लग जाएगा। और पेपर बिल्कुल इजी टू मॉडरेट आएगा, ज्यादा टफ पेपर नहीं आएगा। बच्ची फिजिकल केमिस्ट्री की बात देखिए, मैंने कहा 10 क्वेश्चन तो इजी लेवल के होंगे, बट वहां पे 10 क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल के भी होंगे। इसमें से वो फिजिकल स्पेक्ट्रा भी उठाएगा, थर्मोडायनेमिक्स का भी वो थोड़ा सा मैक्सवेल वाला उठा सकता है टॉपिक, यानी कि थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन भी फिजिकल में वो आपको देगा, बिल्कुल इजी भी नहीं होंगे। हाँ, ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इजी होंगे, और ये 10 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट टाइप के होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन से 1% ऊपर आप बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी होंगे, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी बढ़िया पूछता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी बढ़िया पूछता है सीयूसीटी में। ज्यादातर क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म एंड आपका नेम रिएक्शन से पूछेगा, ज्यादातर क्वेश्चन, ठीक है। आपको बोलेगा एक रिएक्शन, एक रिएक्टेंट दे देगा, एक प्रोडक्ट दे देगा, बोलेगा रिएजेंट भी दे देगा,
बोलेगा बताओ ये किस टाइप का मैकेनिज्म है, E1 है, E2 है, इस टाइप के क्वेश्चन। नेम रिएक्शन में ज्यादातर ये कंडेंसेशन रिएक्शन को उठाता है, अर्डोल कंडेंसेशन, पर्किन कंडेंसेशन, नोएंजल कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, दस्टॉब कंडेंसेशन, एंड उसके अलावा बहुत सारी कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन से उठाएगा। कैनिजरो में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेम रिएक्शन। स्टीरियो के 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है, स्टीरियो के 3 क्वेश्चन आएंगे, और स्टीरियो के क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड्स, ठीक है, रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। हालांकि देखो इसमें मैंने बताया कि कुछ परसेंटेज यहाँ पे भी आपका 50-50 रहेगी इजी एंड मॉडरेट की, यहाँ पे भी 50-50 रहेगी इजी एंड मॉडरेट की, बट यहाँ पे आपको, मुझे जो पर्सनली मैंने एनालिसिस किया है लास्ट 5 साल का, मुझे लगता है कि मॉडरेट टाइप की जो चीजें आएंगी, इजी चीजें, एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन आ गया है ना, आरएस कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन आ गया 1-2, ये इजी हो सकता है। बाकी ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो अच्छी पूछेगा आपसे, ठीक है, और ऐसा नहीं कि बाहर से पूछेगा, पढ़ाए हुए में से ही पूछेगा, ठीक है। तो तीनों फिजिकल का मैंने आइडिया दे दिया है। पार्ट ए के लिए अभी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं से जो ये पेपर हो रहे हैं, इनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आए हुए हैं इनमें से यूईटी में, अगर वो कहीं से मिल जाते हैं तो वो आप एक बार देख लीजिए। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूं अगर मुझे ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिले पार्ट ए के। तो पार्ट ए के लिए जो अभी पेपर हो रहे हैं उनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख लें आप। कोई चैनल, कोई यूट्यूब चैनल है जो CUET पार्ट ए के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहा हो, जो अभी पेपर हो रहे हैं, वो जरूर देख के जाए। पार्ट ए के लिए इतना करें बस, जरूर देख के जाए। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे कि सर और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और एक टाइम मिलेगा 120 मिनट का, 120 मिनट का, ठीक है। तो अब कुछ बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर पार्ट ए और पार्ट बी में से पहले किसको अटेम्प्ट करें। देखिए वैसे तो हर एक स्टूडेंट का अपना अलग तरीका होता है पेपर को अटेम्प्ट करने का। जैसे मैं 2-3 मेथड आपको बता देता हूँ। देखिए कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि पार्ट ए में 25 क्वेश्चन आए, है ना, पार्ट ए में 25 क्वेश्चन आए, तो उन्होंने लगा कि यार ये 10 क्वेश्चन तो आते हैं, जल्दी से निपटाए, उन्होंने 10 क्वेश्चन निपटाए, मतलब 10 उनको देखते ही आगे टिक 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 टिक। उसके बाद वो रुकते नहीं, वो 15 क्वेश्चन छोड़ देते हैं एक बार और वो आगे बढ़ते हैं। 75 जो क्वेश्चन है, इनमें से हो सकता है कि 25 क्वेश्चन ऐसे जो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सोल्व करते, देखते ही अरे हाँ बाउंड ऑर्डर ये टक, है ना, इजी है यार, ये तो बहुत इजी है, आता है, यस यस, क्लिक क्लिक क्लिक। तो ये 35 क्वेश्चन वो ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, वो 35 मिनट में कर चुका है ना। जो क्वेश्चन देखते ही हो जाते हैं ना, उनमें टाइम लगता ही नहीं है ना। तो ये 35 क्वेश्चन आप ऐसे 35 मिनट में कर चुके हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ता है क्वेश्चंस में, है ना। अब एक मेथड तो ये कि पहले आपको जो इजी लगते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, आपको देखते ही सोल्व हो गए, वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो मुश्किल लगे थे वो बिल्कुल लास्ट में आप संभाल रहे हैं जाके, है ना। एंड भाई जल्दबाजी ना करें, है ना। सभी बच्चे इस चीज का देखिए, है ना, पता क्या करेंगे, आधा क्वेश्चन ये सोल्व किया, आप देख लें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, जैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, क्या सोचना है उसमें। लास्ट में तुक्का लगाने के लिए जरूर सोचेंगे, हाँ लास्ट में तुक्का लगाना है तो जरूर सोचेंगे, लेकिन अभी कोई सोचने का ज्यादा मकसद वो होगा नहीं। हाँ मैथ है, जैसे आपको पता है भाई पार्ट ए में मैथ का क्वेश्चन वो लेंथी है, टाइम लगाएगा, उसको आप लास्ट में देखें, लास्ट में देखें। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। एक ये तरीका हो सकता है, एक मेथड ये कि पहले आपने इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पार्ट ए वो उन्होंने कोई स्पेशल तैयारी की नहीं है, अच्छा नहीं है पार्ट ए, एंड वो सीधा ही पार्ट बी के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो पार्ट बी को वो पहले अटेम्प्ट करेंगे। देखिए पार्ट ए के लिए मैक्सिमम आपको जो टाइम मुझे लगता है कि लगना चाहिए, 25 क्वेश्चन है, तो पार्ट ए के लिए आप 30 मिनट दे सकते हैं बस। पार्ट ए के लिए आप 30 मिनट मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है, आते तो आते, नहीं आते तो नहीं आते। अगर किसी ऑथर का नेम पूछ रहे, किसी बुक का, नहीं आता तो नहीं आता, आता है तो आता है, उसमें क्या टाइम लगेगा, क्या सोचना है। ऐसे ही रीजनिंग का, जीके का कोई क्वेश्चन पूछ लिया, जनरल अवेयरनेस का, कि ये डे कब होता है ना, या ये वाला डे किस तारीख को होता है, तो समझ गए ना, आता है तो आता, नहीं आता। तो पार्ट ए के लिए आप इजिली 30 मिनट दे सकते हैं। उसके बाद 90 मिनट बच गए हैं पार्ट बी के लिए। और भाई पार्ट बी ऐसा है, देखो पार्ट ए में तो काफी चीजें ऐसी हैं जो आपके हाथ में नहीं है, आपने पढ़ी नहीं है,
लेकिन पार्ट बी में आप जुड़े हुए हैं उस सब्जेक्ट से काफी डीपली, तो कहीं ना कहीं से आप कनेक्शन लगा के निकाल सकते हैं। तो पार्ट ए का 4-5 क्वेश्चन रह जाए जो आपने अटेम्प्ट ही ना करें वो अलग बात है, लेकिन पार्ट बी के 75 क्वेश्चंस को अच्छे से देखें। देखने के बाद जब आंसर आ रहा तो लास्ट में अगर 5-10 मिनट का टाइम बच जाए तो क्रॉस चेक जरूर है। कई बार जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। एक चीज और मैंने देखी है, जैसे ही आपने कोई क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन, और आपके मन में आया ऑप्शन ए बी, 4 ऑप्शन दिए हुए, आपके मन में आ गया कि सेकंड ऑप्शन है, उसके बाद आपको लगेगा नहीं यार सेकंड नहीं है, मतलब पहले माइंड में जो आंसर आया ना लगभग वही आंसर होता है करेक्ट। आपने देखा यार ये क्वेश्चन लग रहा है, उसके बाद आप कंफ्यूज हो गए 2 और 4 में 50-50% में, और लास्ट में आप आंसर लगा देते हैं 4। तो ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है जो आपके माइंड में पहली बार जो चीज आई है वही करेक्ट आंसर होता है ज्यादातर केसेस में। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट मैंने बताया अलग अलग तरीके से, तो जो भी पैटर्न आपने फॉलो किया आज तक किसी भी एग्जाम को सोल्व करने का, हर एक बच्चा अलग तरीके से, एक है ना, जितना फ्री माइंड होके पेपर दोगे ना उतने ज्यादा नंबर आएंगे, मेरी बात नोट कर लेना। इस एग्जाम के लिए टेंशन नहीं लेनी है, तो और टेंशन मैं बता भी देता हूं कि क्यों नहीं लेनी है, टेंशन मैं आपको बता भी देता हूं कि क्यों नहीं लेनी है। इस बार नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा है इस एग्जाम के अंदर, अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छा कर लिया, थोड़ा सा भी अच्छा कर लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, पक्का सिलेक्शन होगा अगर आपने मेहनत की है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिना पढ़े पेपर दे के आ रहे हैं, लेकिन आपने पढ़ाई की है बहुत टाइम तक, तो फ्री माइंड होके पेपर देना, हाँ अच्छा हो गया, अरे पार्ट ए नहीं आता तो क्या बात होगी, मेरे को नहीं आता तो सभी को नहीं आता। अच्छा इनऑर्गेनिक में 2 क्वेश्चन ऐसे मिल गए जो अलग है, अरे भाई ये मेरे लिए अलग थोड़ी नहीं है, ये तो सभी के लिए अलग है ना। तो कहने का मतलब फ्री माइंड होके, जितना फ्री माइंड होके पेपर दोगे उतने 3-4 क्वेश्चन ठीक होंगे। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन ठीक होंगे। तो टाइम मैनेजमेंट का आप जरूर ध्यान रखें। एंड देखिए भाई पार्ट ए के लिए और कुछ हद तक पार्ट बी में बड़ी काम आएगा, एक हम यूज करते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, इसको जरूर यूज करें दोनों में, पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी, तो हो सकता है कि 2 ऑप्शन तो एकदम से बोल दें ये पॉसिबल नहीं है भाई, 2 ऑप्शन तो आपने बोल दिया कि पॉसिबल नहीं है, अब बच गया बी और डी, अब बच गया बी और डी, इनमें से आपको देखना है कि कौन सा होगा, और वो भी लॉजिक लगा के, ऐसे नहीं कि बिना तुक्के के ए बी सी डी हटा दो बी को, ए सी डी हटा दो इसको, ऐसे नहीं, थोड़ा सा सोच समझ के दिमाग लगा के सब्जेक्ट का यूज करके, आपकी जो नॉलेज रही होगी आज तक की उसका यूज करके आपको ऑप्शन एलिमिनेट जरूर करने हैं, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये रहा मेरे हिसाब से। टाइमिंग की अगर प्रॉब्लम आएगी तो सभी स्टूडेंट को आएगी, ज्यादा लेंथी पेपर आएगा नहीं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसा जरूर बोलेंगे कि टाइम की थोड़ी सी कमी रह गई, लेकिन ज्यादा लेंथी पेपर नहीं आता है, ठीक आएगा पेपर, इजी आएगा, आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट मैंने बता दिया। नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रख सकते हैं, है ना, नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे, तो उसका जरूर ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव ना करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी उसकी अप्रोच नहीं है, देखो किसी क्वेश्चन की हो सकता है कि अप्रोच है भाई, 2 ऑप्शन है ए बी और सी है, उसमें आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन की बिल्कुल ही अप्रोच नहीं है तो उसको अटेम्प्ट ना करें, नेगेटिव मार्किंग ना करें, ज्यादा नेगेटिव मार्किंग सही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेफ स्कोर बता सकते हो सर आप कितना होगा। वैसे तो भाई ये चीजें डिपेंड करती हैं पेपर के ऊपर, ये चीजें डिपेंड करती हैं पेपर के ऊपर कि पेपर कैसा आता है, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बाकी सभी कैटेगरीज का तो कम ही रहेगा, अगर आप 400 में से 200 प्लस नंबर ले आते हैं, 400 में से 200 प्लस नंबर ले आते हैं, तो आपका किसी न किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, किसी न किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में। कहने का मतलब यह है कि 45 से 50% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी को, 45 से 50% मार्क्स में आपको कोई ना कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। ओबीसी 40 से 45 मान सकता है ना, एंड एससी 30 से 35 मान सकता है, या जो भी एक मिनिमम एलिजिबिलिटी तो होती है। ठीक है, तो पेपर में 200 प्लस नंबर भी आना, इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, और 200 नंबर आने का मतलब है कि आपको किन्हीं 60 क्वेश्चन को ही ठीक करना है, बस 60 क्वेश्चन को ठीक करना है, उनमें से 55 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए, 5 क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। तो 40 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको आपने ज्यादा सीरियसली लेना ही नहीं है, आपने 60 क्वेश्चन को ज्यादा सीरियसली लेना है, और एक्यूरेसी बड़ी मैटर करेगी कि उस 60 में से
आपका 55 प्लस क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, 55 प्लस क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर आप थोड़े बहुत भी मतलब अच्छा करेंगे तो बढ़िया है, ऐसा नहीं कि आपको टॉप स्कोर करना है, ऐसा नहीं है। और अगर आप फ्री माइंड से पेपर देंगे तो जरूर आप टॉप स्कोर भी करेंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल यही बता रहा हूँ स्टूडेंट। दो बातें हैं, एक वो बच्चे हैं जो मुझसे मेरे कोर्स में पढ़े हैं तो उनको मैं ये बता दूं स्टूडेंट, पार्ट बी सारा करवाया हुआ आएगा, बिल्कुल आप फ्री हो जाएं इस चीज़ से, बिल्कुल भी उस चीज़ की टेंशन ना लें कि ये चीज़ें नहीं आई सर, जो आपने टॉपिक्स पढ़े वो आ जाएंगे। पार्ट ए सबके लिए ही ऐसा है और पेपर आ रहा है इजी टू मॉडरेट, तो कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। एंड जिस बच्चे ने तैयारी की है उसको पेपर ईजी लगेगा, है ना, एंड ओवरऑल पेपर ईजी आएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इन बातों का ध्यान रखना है। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर कैलकुलेटर अवेलेबल है या नहीं है, तो अभी उसका आइडिया है नहीं एक्यूरेटली, क्योंकि एज अ प्रोस्पेक्टस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि वर्चुअल कैलकुलेटर अवेलेबल होगा या नहीं, तो ये आपको उसी टाइम पे पता लगेगा कि है या नहीं है। ठीक है, हालांकि ज़्यादा कैलकुलेटिव सवाल आते नहीं है सीयूईटी में, आपको ज़्यादातर बस 7-8 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जिनमें मतलब सीयूईटी पीजी की अगर हम बात करें, मतलब पार्ट बी की बात करें, 7-8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको कैलकुलेशन का यूज करना पड़ेगा, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन विदाउट। तो कैलकुलेटर हो या ना हो डजेंट मैटर, अभी मैं कंफर्म नहीं उसको लेके कि है या नहीं, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मीडियम ऑफ पेपर 2 आएगा, हिंदी मीडियम, इस बार इंग्लिश में तो आता ही आता था, पहले भी आता था, इस बार आपको हिंदी मीडियम में भी पेपर मिलेगा, तो वो आप देख ले सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में दे दीजिएगा, हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस हो, शायद आप हर एक क्वेश्चन के लिए आप चेंज भी कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये था जी मेरी तरफ से लास्ट टाइम की टिप्स। अच्छा, जो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, बस अब कुछ ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें, है ना, जो चीज़ें नई चीज़ें ना सीखें, रिवीजन करें बस, जो आपने बार बार पूरी साल जो चीज़ें पढ़ी है उनको रिवाइज करें। ठीक है, और मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है तो, एंड बिल्कुल फ्री माइंड होके पेपर देना, कोई टेंशन नहीं लेनी किसी बात की। बेस्ट ऑफ लक, सभी बच्चों का पेपर बहुत ही बेहतरीन होगा और पेपर के बाद उसका एनालिसिस भी करेंगे और सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिएगा और सभी बच्चे मुझे बताइएगा जरूर कि आपका पेपर कैसा हुआ, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।